नमस्कार, स्वागत है आपका पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का सेशन। इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं लर्नर्स, उसका नाम है लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा। जीवन रेखा का अर्थ ये है कि उसके बिना संभव नहीं है इकोनॉमी का आगे बढ़ना। तो क्या है लाइफ लाइन भारत की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, इस पर बात करेंगे और काफ़ी कुछ इस बारे में, इस टॉपिक पर आपने पढ़ा होगा और डिटेल में जानेंगे। और ये चैप्टर पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सुशील कुमार सर, जो कि पीजीटी हिस्ट्री हैं पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय आसनसोल रीजन में। सर, आपका स्वागत है आज के इस सत्र में। नमस्कार। धन्यवाद सर जी मैं सुशील कुमार, पीजीटी हिस्ट्री, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आसनसोल से। जी सबसे पहले पीएम विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नए वर्ष 2025 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस कार्यक्रम में आपके साथ वो इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। इंटरैक्ट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ़ोन नंबर के ज़रिए। फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 8800440559, और साथ में ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस है dth.class10@ciet.nic.in। तो इन माध्यमों से हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और इस सत्र के साथ आप इंटरैक्ट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और शुरुआत करते हैं कि सर, किस पर्टिकुलर इंफ्रा पर या किस पर्टिकुलर लाइफ लाइन पर बात करने वाले हैं आज के सत्र में, इस चैप्टर के अंतर्गत? जी धन्यवाद देवेंद्र जी। सबसे पहले जैसे कि आपने बताया, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी एक देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। हम इस चैप्टर में, इस सेशन में इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। किसी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को, जीवन रेखा किसे कहा जाता है? आखिर वो कौन सा एलिमेंट है जो किसी की इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे अहम हो जाता है? उसके बिना उसके इकोनॉमी का डेवलपमेंट संभव नहीं होता। जी आइए सबसे पहले हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट को हमें टच करना है। राइट सर। हम इस चैप्टर में जानेंगे, इस सेशन में जानेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ट्रांसपोर्ट का रूल क्या होता है देश की लाइफलाइन को लेकर। उसके बाद हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन का भी लाइफलाइन के लिए क्या रोल होता है, ट्रेड उसमें क्या भूमिका निभाती है, और टूरिज्म किस तरीके से ट्रेड के रूप में लगातार विकसित हो रहा है। कई सारे देश की अर्थव्यवस्था का वो एक अहम फैक्टर साबित होता है। देवेंद्र जी, कल ही मैंने कहीं एक आंकड़ा पढ़ा था। हम सभी अरबिक कंट्रीज को जानते हैं, गल्फ कंट्रीज को जानते हैं उनके तेल के लिए, और हमें ये अनुमान होता है कि शायद उनकी इकोनॉमी में तेल का ही सबसे बड़ा योगदान होगा। जी सर। मैंने कल एक आंकड़ा पढ़ा था कि दुबई की इकोनॉमी में तेल के प्रोडक्शन से जो उनकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, उससे कई गुना ज्यादा टूरिज्म उनकी जीडीपी का ग्रोथ दे रहा है। ओ। दैट मीन्स टूरिज्म भी जो है किसी भी देश के लाइफलाइन का, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा लाइफलाइन होता है। राइट सर। तो हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे बारी बारी से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दो बुनियादी प्रश्न करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। अच्छा देवेंद्र जी, आप ये बताइए, इस इकोलॉजी में बहुत सारे लिविंग बीइंग हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंट प्राणी, सबसे ज्यादा डिपेंडेंट लिविंग बीइंग कौन है? डिपेंडेंट किस विषय पर डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं? मैं जनरली तो ह्यूमन बीइंग को अपनी हम। जरूरतों के लिए जी। सबसे ज्यादा दूसरे पे निर्भर रहने वाला लिविंग बीइंग कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग। राइट। मुझे लगता है कि मनुष्य जो है अपनी जरूरतों के लिए, ज्यादातर जरूरतों के लिए दूसरों पे निर्भर करता है। अब जो भी हमारी जरूरतें हैं, निश्चित रूप से जब दूसरों पे निर्भर करना पड़ता है हमें, तो उसके लिए हमें दूसरे व्यक्ति के पास भी जाना है और दूसरे स्थान पे भी हमें जाना है। जी। Am I right? राइट। अब सवाल उठता है कि इन दूसरे व्यक्ति के पास जो हम जाएंगे, उनके पास हमारा एक्सेस कैसे बनेगा, या हम जिस दूसरे स्थान से हम अपने जरूरत के सामान की जो पूर्ति करेंगे, उसकी पूर्ति हम कैसे कर पाएंगे? उसके लिए निश्चित रूप से क्या होगा, हमें
खुद के लिए मूवमेंट के लिए साधन ढूंढना पड़ेगा, हमें वस्तुओं के मूवमेंट के लिए हमें साधन ढूंढना पड़ेगा। और ये साधन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। इसीलिए ट्रांसपोर्ट को लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए बच्चों, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा देवेंद्र जी से, बुनियादी प्रश्न ही है ये भी, कि देवेंद्र जी आपने नदी भी देखी होगी, आपने लेक्स भी देखे होंगे, एम आई राइट? जी सर। अब आप ये बताइए, नदियों का पानी ज्यादा फ्रेश होता है, स्वच्छ होता है, या झील का पानी ज्यादा स्वच्छ होता है? फ्लो करते हुए पानी में ज़्यादा स्वच्छता होने की संभावना रहती है, और तो निश्चित झील रूप से झील जी इसका मतलब है कि नदी का पानी ज्यादा स्वच्छ होगा। जी। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहाव है, निरंतरता है, बहाव कंटिन्यूटी है, है। क्योंकि उसमें मूवमेंट है। जी सेम टू सेम, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो, जब तक उसमें मूवमेंट नहीं होगा उसमें लाइफ नहीं हो सकती। राइट सर। इसीलिए ट्रांसपोर्ट को किसी देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा लाइफलाइन कहा जाता है। सर, सो उदाहरण के तौर पर हम मुंबई का एग्जांपल ले सकते हैं। मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं उनको, अगर हम भारत की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मुंबई की लोकल ट्रेन्स को लाइफलाइन, मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस फ्रेज़ है। तो जी 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 इसी से उस फैक्ट को, जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसको हमारे जो व्यूअर्स हैं, लर्नर्स हैं, वो समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से बुनियादी आधार होता है ट्रांसपोर्ट। चाहे उसमें हम मूवमेंट करने वाले व्हीकल्स की बात करें या उसके लिए जो मार्ग हैं उनकी बात करें। जी बिल्कुल। और यही कारण है कि लोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या लोगों तक लोगों की जरूरत की वस्तुओं को पहुंचाने के लिए हमें कई तरह के ट्रांसपोर्ट को विकसित करने की आवश्यकता पड़ी। यही नहीं, किसी देश का जो डेवलपमेंट का पेस है, जो विकास की गति है, वो भी ट्रांसपोर्ट के मॉडर्न रूप पे निर्भर करती है। यही कारण है, आप किसी भी देश में देख लीजिए, प्रायः प्रतिदिन वहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने की बात चल रही होती है। इंडिया भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए हर एक देश चाहती है कि अगर उनके देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तो वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप करे। हालांकि अगर बात करें विकसित देशों में, या हम जैसे उभरते हुए शक्तिशाली देश जो हैं, उनमें अगर हम बात करें तो हम अभी काफी पीछे चल रहे हैं। लेकिन जिस गति से, जिस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, और जिस तरीके से नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, शायद हम भी आने वाले दिनों में यूरोपियन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या जापानीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बराबरी कर लेंगे, और हम इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। ये जो भी मूवमेंट हैं गुड्स के या सर्विसेज के, हमारे अर्थ के तीनों डोमेन्स पे पॉसिबल है। लैंड पे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वाटर पे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, एयर पे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। लैंड पे होने वाला ट्रांसपोर्टेशन लैंडवेज कहलाता है, वाटर पे होने वाला ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज कहलाता है, एयर पे होने वाला ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज कहलाता है। अब जहां बात करें लैंड की, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है दो तरीके का होता है, वन इज रोडवेज एंड सेकेंड इज रेलवेज। हम बारी बारी से सारी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यही कारण है कि ये जो तीनों डोमेन्स हैं हमारे, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, आज इन्होंने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव के रूप में तब्दील कर दिया है। एक समय था जब एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में लोगों को घंटों, दिनों, महीनों समय लगाने पड़ते थे, और आज हम एक देश से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में कुछ घंटों का समय ही लगता है। जो ये दर्शाता है कि बदलते हुए ट्रांसपोर्ट ने, उभरते हुए ट्रांसपोर्ट ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव के रूप में तब्दील कर दिया है। यही नहीं, हमारा लार्ज जो भारत जैसा विशाल कंट्री, जो कंप्लीटली डाइवर्स कंट्री है, वो केवल ट्रेड की पर्पज से नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से सोशल फील्ड में हो या कल्चरल फील्ड में भी हो, इसी
वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कारण जो है भली भांति जुड़ा हुआ है। इस जब हम बात कर रहे हैं इस सेशन की, तो इस सेशन में हम एक्चुअली यही देखेंगे कि क्या टोपोग्राफी ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करती है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस को जो है प्रभावित करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट किस तरीके से एक्सपेंड होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ट्रांसपोर्ट के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के हमें जो है इस चैप्टर में डिस्कस करना होता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि इनका जो है ट्रेड पे, टूरिज्म पे और इकोनॉमी पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इन सारे पॉइंट्स को भी हमें डिस्कस करना है। देख सकते हैं एक फॉर्म में है, डायग्राम फॉर्म में लाइफ लाइन को किस तरीके से बांटा गया है, पहले लैंड के फॉर्म में, देन एयर के फॉर्म में, देन वाटर फॉर्म में, और कम्युनिकेशन ट्रेड जो है इससे एक दूसरे से कंप्लीटली प्रभावित है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कुछ इमेजेस भी दिए गए हैं, बच्चे देख के खुश हो सकते हैं। ट्रेन देखा है बच्चों ने, एरोप्लेन देखा है, बसेस देखे हैं, शिप्स देखे हैं, ये सभी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो डिफरेंट डोमेन्स पे वर्किंग है या फंक्शनल है। नौ, जैसा कि बताया था, लैंड के ट्रांसपोर्ट की बात करें, लैंड ट्रांसपोर्ट को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है, तीन भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। वन इज रेलवेज, सेकेंड इज रोडवेज, थर्ड इज पाइपलाइंस। मींस लैंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक तो खुद ट्रांसपोर्ट लाइन प्रोवाइड करा रहा है, साथ ही साथ ये अपने आप में तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा रहा है। यानी लैंड पे ही रेलवेज के नेटवर्क को डेवलप किया जा सकता है, लैंड पे ही रोडवेज के नेटवर्क को डेवलप किया जाता है, और लैंड पे ही पाइपलाइंस के भी नेटवर्क को डेवलप किया जाता है। और एक एक करके रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइंस, इनके स्ट्रक्चर, इनके बेनिफिट्स, इनके डिमेरिट्स, सभी पॉइंट्स पे हमें चर्चा करनी है। इसी तरह हम बात करें एयरवेज, एयरवेज को दो भाग में बांटते हैं, एक डोमेस्टिक एयरवेज होता है, सेकंड इंटरनेशनल एयरवेज होता है। जहां तक बात करें डोमेस्टिक एयरवेज की बात करें, तो दो तरह के एयरवेज जनरली होते हैं, एक पब्लिक अंडरटेकिंग होता है, एक प्राइवेट एयरवेज होता है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले तक हम सभी जानते हैं कि एयर इंडिया जो है एक पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी थी, हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट होने के कारण नो इट इज आल्सो ए प्राइवेट एयरलाइन। इसी तरह वाटर की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट को भी दो भागों में, वाटर वेज को भी दो भागों में बांटा जाता है, वन इज इनलैंड, सेकंड इज ओवरसीज। इनलैंड वाटर वेज में हम क्या देखेंगे, देश का एक हिस्सा नदियों के थ्रू, दूसरे नदियों के थ्रू या लेक्स के थ्रू देश के दूसरे अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है। जब हम ओवरसीज की बात करें तो जनरली ओवरसीज वो ओशियनिक रूट्स होते हैं जिसके द्वारा भारत या दुनिया के दूसरे देश, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो वाटर वेज जो है वो भी ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट है, जो हम जब डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा कि वाटर वेज का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आइए बात करते हैं एक एक करके, स्टार्टिंग विथ रोडवेज। खासकर जब हम भारत जैसे देश में बात करें तो भारत जैसे देश के लिए रोडवेज का महत्व सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा महत्व क्यों है, इसका अनुमान इसी बात से लग सकता है कि इंडिया में मोर देन 56 लाख किलोमीटर रोडवेज का नेटवर्क बिखरा है। नहीं, आप अनुमान लगा सकते हैं 56 लाख किलोमीटर से ज्यादा भारत में रोडवेज का नेटवर्क बना हुआ है। और यही कारण है कि रेलवे चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने के बावजूद हमारे देश में रोडवेज को जो है रेलवेज के ऊपर एक अपर एज है। यही नहीं, रोडवेज का जो कंस्ट्रक्शन करने का जो प्रोसेस है, साथ ही जो टोपोग्राफी है, किसी भी तरह के टोपोग्राफी में रोडवेज का निर्माण करना क्या है, आसान है। यही कारण है कि भारत जैसे देश में रेलवेज के ऊपर जो है रोडवेज को जो है प्रायोरिटी मिली है। हम जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो माउंटेन से भी घिरा है, तो कहीं जो है मडी एरियाज भी है, और इसीलिए रेलवेज का विस्तार सब जगह नहीं किया जाता, जबकि रोडवेज का विस्तार भारत के सभी हिस्सों में किया गया है। अब हम बात करें भारत में रोडवेज के एक्सपेंशन की। भारत में रोडवेज का एक्सपेंशन 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में से क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें से सबसे पहले नाम आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की।
सेकेंड आता है नेशनल हाईवेज की, थर्ड है स्टेट हाईवेज, फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, देन विलेज रोड्स एंड देन बॉर्डर रोड्स। हम एक एक करके समझेंगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ये सारे जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं क्या, और इनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। एक एक करके हम सारे पॉइंट समझेंगे। जब सर हम बात करें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज की, सर मैं एक रिक्वेस्ट गोल्डन आपसे क्वाड्रि करूंगा, सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि समय अब हमारे पास कम है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं इस टॉपिक के उनको ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे छात्रों को, क्योंकि समय हमारे पास अब बहुत कम बचा हुआ है। हाँ जी सर, एक्चुअली ये सेशन जो लाइफ लाइन है तो सारे एपिसोड्स होते हैं उसमें, तो आज एक ही हम प्रोजेक्ट को लेना है हमें, रोज आज रोडवेज पे केवल चर्चा हमें करनी है, जी जी क्योंकि सारे एक दिन में चर्चा नहीं हो सकती, तो जी आज रोडवेज के सारे एस्पेक्ट पे हमें चर्चा करना है। श्योर सर। All these points what we are discussing is very important for the students. So the first one is golden quadrilateral super highways, or this was a super project, dream project of former prime minister late अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने 1999 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, और इसका मकसद ये था कि भारत की जो 4 महानगर हैं, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन चारों शहरों को 6 लेन सुपर हाईवेज के द्वारा एक दूसरे से जोड़ सके। इसका मकसद ये था कि एक बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन फ्री, ट्रैफिक फ्री सुपर हाईवेज का निर्माण किया जा सके, और चारों शहरों की पहुंच को जो है बिल्कुल एक्सेसिबल बनाया जा सके। और इसके तहत जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है उसके 2 कॉरिडोर बनाए गए। वन वाज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सेकेंड वाज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो भारत के श्रीलंका भारत के श्रीनगर को वो जो है दक्षिण के कन्याकुमारी से जो है जोड़ने का काम करता है। जबकि अगर हम बात करें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, तो वो आपको असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। बच्चों ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। दोनों कॉरिडोर्स के बारे में, उनके मेजर पॉइंट्स के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ मैप पॉइंटिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करना चाहिए। आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरीके से चारों शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आ जाइए नेशनल हाईवेज की बात करें। भारत के जो प्रमुख शहर हैं, साथ ही साथ जो राज्यों के जो प्रमुख कैपिटल्स हैं, उन सभी शहरों को और राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ने का जो काम करती है वो है नेशनल हाईवेज। और नेशनल हाईवेज को जो मेंटेन करने का काम करती है वो है एजेंसी CPWD। अगर इसमें किसी तरह के रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो CPWD इसको देखने का काम करती है। नेक्स्ट इज स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो है वो किसी राज्य के प्रमुख शहरों को उनकी राजधानी से जोड़ने का काम जो करती है वो स्टेट हाईवेज हैं, और स्टेट हाईवेज को मेंटेन करने का काम स्टेट की एजेंसी स्टेट PWD करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख शहर हैं या प्रमुख गांव हैं उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ने का जो काम करती हैं वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, और जनरली डिस्ट्रिक्ट रोड्स को जो है मेंटेन करने का काम जिला परिषद करती है। देन वन इज विलेज रोड्स। विलेज रोड्स जान सकते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, अनमेटल रोड होते हैं, ये कच्ची सड़क या पगडंडियां होती हैं। हालांकि पिछले 10 सालों में सड़क के क्षेत्र में भारत में एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रांति सी आई हुई है। गांव गांव भारत के जो हैं वो आज पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। सारे गांव या शहर जो आपस के हैं इन विलेज रोड के माध्यम से आज पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, और वो भी मेटल रोड के थ्रू जुड़ चुके हैं। एंड द लास्ट वन इज बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड जो है वो सीमांत प्रांतों में बनाई जाती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का एरिया हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हो, इन सभी जो एरिया जो रोड होते हैं वो बॉर्डर रोड के नाम से जाने जाते हैं, और जनरली इनको मेंटेन करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम जो होती है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। BRO करता है। सर लास्ट पॉइंट आज जी, का कर लेता हूँ डिस्कस। समय समाप्त हो रहा है हमारे पास, जल्दी से। दिस वन इज लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बच्चों। और लास्ट है रोडवेज का सिग्निफिकेंस।
देखिए, जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स पहले भी बताए हैं कि रोडवेज का कंस्ट्रक्शन जो है वो करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी टोपोग्राफी में, किसी भी क्लाइमेट में आप जो है रोडवेज का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ रोडवेज के निर्माण में आने वाली लागत जो है, फैक्टर कॉस्ट होती है, वो भी बहुत ही कम होती है, जिसके कारण रोडवेज का निर्माण क्या होता है, करना आसान हो जाता है। एंड थर्ड इज, अगर सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी करनी है तो आई थिंक रोडवेज से बेटर कोई भी जर्नी नहीं हो सकती। कारण किसी भी आप दूसरे ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, उसके लिए आपको फीडर सर्विस की जरूरत पड़ेगी। यानी रोड ट्रांसपोर्ट, चाहे आप एयरवेज के थ्रू सफर कीजिए, चाहे वो आप रेलवेज के थ्रू सफर कीजिए, चाहे वो वाटरवेज के थ्रू सफर कीजिए, आपको उसके लिए एक फीडर सर्विस की जरूरत पड़ेगी। और वो फीडर सर्विस कौन प्रोवाइड कराएगा? वो रोड। रोडवेज प्रोवाइड कराएगा। जी। तो सर And the last and very important point, that is roadways provide door to door service। यानी एकमात्र रोडवेज ही है जिसमें उपलब्ध जो गाड़ियां हैं, आपको बाजार से लेके आपके घर तक सामान पहुंचाने का काम कर सकती है, जी। जो दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो नहीं कोई कर भी सकता। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन उसमें रोड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही आप कनेक्ट हो पाएंगे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। और सर, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपने कवर किए, और क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं बच्चों के, और क्लास 10 के बच्चों के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है निश्चित तौर पर, और काफ़ी कुछ उनको इंसाइट्स मिले होंगे। और अगले सेशन में बाकी जो इस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन है वो आप ज़रूर कवर करेंगे, और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे छात्रों के साथ ये इंसाइट्स शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, थैंक यू, और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए। धन्यवाद सर। हमारे साथ सुशील कुमार सर, पीजीटी हिस्ट्री, आसनसोल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से जुड़े, और उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। और अब आपसे मैं चाहूँगा इस सेशन को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति, विदा लूँगा, लेकिन आपको आज के बाकी सेशंस की जानकारियां दे दूँ अब से कुछ ही क्षणों में, यानी 3:30 पर आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का चैप्टर, माफ़ कीजिएगा, 4 बजे का सेशन रहेगा वेबिनार का, जिसमें मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग इन द एरा ऑफ साइबर स्पेस पर बात होगी। और 5 बजे हम सहयोग सेशन लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस थ्रू सेल्फ टॉक पर चर्चा होगी। और 5:30 पर नीपा के अंतर्गत आज का विषय रहेगा विद्यालय विकास योजना, एक सशक्त नेतृत्व का उपागम। तो ये सारे सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर देखिए और बने रहिए लगातार पीएम ई विद्या चैनल्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।